Hello students, welcome Sunrise online classes. Now dear students, today we start chapter number 2 Principle of Management. ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर से ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे और स्मॉल क्वेश्चंस भी बनेंगे. ओके, तो ये चैप्टर के अंदर आप विशेष रूप से एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा वेटेज ज़्यादा देंगे क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आप एग्जाम्पल भी देंगे तो आपका थोड़ा मार्क्स भी स्कोरिंग हो जाएगा और लर्निंग में भी थोड़ा इजी रहेगा. वैसे काफ़ी चैप्टर इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप अपने ऊपर ही लेते चले जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ हमने कहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है. क्या स्कूल का प्रिंसिपल? नहीं, वो चीज़ नहीं है. यहाँ पर प्रिंसिपल्स हमने सोशल स्टडीज़ में या इनमें भी पढ़े हैं, साइंस में भी ये वर्ड्स आया है. प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है पहले हम इसको देख लेते हैं. प्रिंसिपल एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके तैयार की जाती है. हमने पिछली क्लासेस में भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपने आप में एक प्रिंसिपल बन चुका है. क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारे ट्राई किए थे कि जहाँ से भी अगर हम कोई चीज़ गिराते हैं, ठीक है ना, तो वो हमेशा नीचे आकर ही गिरती है. तो ये चीज़ हमने सब जगह एप्लीकेबल करके देखी तो ये एक प्रिंसिपल बन गया, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ मीनिंग देखते हैं हम. रेफर टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट द सम फिनोमिनन बेस्ड ऑन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है ना. प्रिंसिपल किसको रेफर करते हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि किसी ऐसा ट्रुथ और के कारण बना है जिसमें कोई एक कारण हुआ और उसके साथ एक इफेक्ट भी हुआ हो. क्योंकि प्रिंसिपल के अंदर कोज एंड इफेक्ट कंपलसरी होता है. किसी के कारण उसमें कुछ न कुछ तो इफेक्ट आएगा ही आएगा. क्लियर? तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल प्रिंसिपल का मीनिंग. अब हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है. ठीक है ना. मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल वर्ड क्यों आया या मैनेजमेंट के अंदर हमने प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड एंड ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. यहाँ क्या होता है कि देखिए कोई भी एक मैनेजर है, कोई भी एक मान के चलो, सपोज ये एक कंपनी है, इस कंपनी का एक मैनेजर है. इस मैनेजर के अंदर इस बहुत सारे वर्कर काम कर रहे होंगे, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे. तो इस मैनेजर को ऐसी एक गाइडलाइन की ज़रूरत होगी कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को कैसे हैंडल करूं, कैसे उनको वर्क दूं, क्या मुझे करना है, उनसे बिहेवियर मुझे कैसा रखना है. ठीक है. हर एक बातों के ऊपर अगर इन चीज़ों का इसको नॉलेज होगा तभी तो वो यहाँ पर वर्क कर पाएगा. तो मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें एक गाइडलाइन देते हैं कि आपको लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है, लोगों को वर्क कैसे डिवाइड करना है, कैसे आप इन सब के बीच में टीम स्पिरिट की भावना रखेंगे. ये सारी चीज़ें किसने सिखाई? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने हमें सिखाई है. तो मैनेजर पहले इन सारी बातों को सीखता है, देन वो कंपनी चलाने के लिए मैनेजर बन पाता है. क्लियर? अब हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस प्रिंसिपल, ये एक दो डिफरेंस हैं. कभी कभार 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये आ जाते हैं तो शॉर्ट में ही बताना है कि क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुका है क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है, तो हमारा जवाब यहाँ पर क्या आया था? इन एग्जैक्ट साइंस. क्लियर है? नाउ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या होते हैं? वेरी फ्लेक्सिबल. और इधर हमने प्योर साइंस के बारे में कहा है रिजिड. ठीक है ना. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं हर सिचुएशन के हिसाब से आप
चेंज कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल को चेंज नहीं करना है, हम उसका एप्लीकेबल करने का जो तरीका है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जबकि प्योर साइंस क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल रिजिड होते हैं, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। इट मीन्स अगर हम वाटर का फॉर्मूला देख लें तो क्या होता है हमारा H2O, ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर HO2 कर दें हम। तो जो केमिकल है या जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसका फिक्स मेजरमेंट ही किया जाता है, उसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसा मैनेजमेंट का हम एक प्रिंसिपल का एक उदाहरण लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का एक उदाहरण है, सॉरी एक प्रिंसिपल हम लेकर देख लेते हैं, डिवीज़न ऑफ वर्क। हालांकि इसके अंदर हम 14 प्रिंसिपल पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हेनरी फेवल के, ओके। उसके अंदर मैं पहले थोड़ा सा इसी प्रिंसिपल के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ ताकि मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल अभी इससे रिलेटेड ही हमारे बन जाएंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है डिवीज़न ऑफ वर्क, आप एक नॉर्मली आप बैंक में गए हैं, ठीक है ना। उस बैंक में क्या होता है, आप उस बैंक में आप एक इमेज करके देखें, एक ऐसा बंदा है जो कैशियर का काम कर रहा है, इट मीन्स पेमेंट भी करता है, विड्रॉल भी करता है, ओके। एक ऐसा बंदा है यहाँ पर जो पासबुक प्रिंट करने का काम करता है या और कोई ATM वगैरह देने का काम कर लेता है, ठीक है, ठीक है। और भी कुछ जैसे ऑफिशियल वर्क्स हैं हमारे, ठीक है, लॉकर से रिलेटेड जो फैसिलिटी है वो उसकी हमें फैसिलिटी देता है, ठीक। ये एक ऐसा बंदा है जो हर तरह के लोन का काम करता है, ठीक है। और ये एक यहाँ पर ऐसा बंदा है जो कि जितने भी ऑफिशियली वर्क हैं, इट मीन्स जितनी भी फाइल्स हैं उनको मैनेजमेंट करने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं उनकी फ़ाइल, जितने अकाउंट क्लोज हुए हैं उनकी फ़ाइल, जितने भी आज चेक रिसीव्ड हुए हैं उनकी फ़ाइल। तो ये बंदा रोज़ इस तरीके के काम को मैनेज करता है। तो ये बैंक के मैनेजर ने क्या करा, इन सब लोगों को वर्क डिवाइड करके दे दिया। अगर यहाँ पर कैशियर वाला बंदा कभी आकर पैसे देने का काम कर लेता है, कभी पैसे लेने का काम करता है, फिर ये कैशियर थोड़ी देर में उठकर फाइल जमाने लग जाए, ठीक है ना, उसकी जगह यहाँ पर ये बंदा आ जाए। ये बंदा कभी के पैसे जमा कर रहा है तो कभी ATM का काम कर रहा है, कभी ये कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बैंक में होगी तो क्या बैंक का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर बैंक का प्रॉपर काम कब होता है, जब डिवीजन ऑफ वर्क परफेक्टली हो। ये बंदा सिर्फ कैश से रिलेटेड काम करेगा। जैसे ही फर्स्ट आज पूरे दिन काम किया है तो तुरंत बैंक का ट्रांजैक्शन बंद होने के बाद तुरंत हिसाब चेक कर लिया जाता है कि हाँ आज का लेन देन कैसा रहा। दूसरा, ये बंदा भी क्या कर रहा है कि किसके ATM आ गए हैं, क्या किया है, किसका आना बाकी है, किसको रिसीव नहीं हुआ है, किसका, वो सारी डिटेल की रिपोर्ट ये दे देगा। लोन के बारे में पर्टिकुलर मैनेजमेंट को पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ कल इसने लोन की डिमांड करी थी, कल मैं अब इसके लिए फाइनेंशियल स्थिति देखने जाऊंगा, परसों इसको लोन सैंक्शन हो जाएगा। फिर किसकी लोन की किस्तें आ रही हैं, किसकी नहीं आ रही हैं, ये सारा डिपार्टमेंट इसके पास रहेगा। तो ये प्रॉपर टाइम टू टाइम इसको इन्फॉर्मेशन देगा। ऑफिशियली कोई भी फाइल मिसिंग होती है या कुछ भी होता है या किसी के अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, उन सभी की डिटेल ये इसको देगा। इट मीन्स काम पर्टिकुलर डिवाइड है और प्रॉपरली मैनेजर के पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर इसने प्रॉपर डिवीजन नहीं किया होता तो बैंक परफेक्टली वर्क भी नहीं कर पाता। इसलिए एक प्रिंसिपल बनाया गया है डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वेरी फ्लेक्सिबल। अब डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होगा कि ये चीज़ वेरी फ्लेक्सिबल है। कैसे? सपोज क्या होता है कि ये कैशियर वाला बंदा है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ देर के लिए रोज अपना अपना काम ही कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति है, इसको एक आधे घंटे का काम निकल कर आता है।
तो ये कैशियर वाले को क्या कहता है कि अभी ट्रांजैक्शन का टाइम तो खत्म हो गया है, क्या आप मेरा डिपार्टमेंट संभाल लोगे? तो वो क्या संभाल सकता है? बिल्कुल संभाल सकता है, आधे घंटे के लिए वो उसका काम कर सकता है। तो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम हमारा वर्क चेंज कर सकते हैं पर कुछ समय के लिए। बट यहाँ पर जो प्योर साइंस होता है वो क्या होता है? रिजिड रहता है। इट मीन्स मान के चलें, हालांकि मुझे साइंस का इतना नॉलेज नहीं है, मान के चलें कि वाटर बनाने का एक कोई फॉर्मूला है H2O, आई डोंट कंफर्म किया, तो अगर मैं यहाँ पर H2 की जगह कुछ और फॉर्मूला सेट कर दूँ, ठीक है, तो क्या मेरा वाटर बनेगा? ठीक है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो फिक्स है कि इतना केमिकल ही इसमें होना चाहिए या उतनी ही फिक्स उसमें मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ परफेक्टली नहीं बन पाती है। तो प्योर साइंस क्या होती है? रिजिड होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। प्रिंसिपल जब भी एप्लीकेबल होंगे उसमें हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होनी ज़रूरी है। बिना क्रिएटिविटी के आप मार्केट में नहीं टिक सकते हैं। ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने कहा है जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिवीज़न ऑफ वर्क के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहें। क्यों? क्योंकि हम जब, जैसे हमने कैशियर को, यही एक एग्जांपल देखते हैं क्रिएटिविटी। यहाँ हमारे पास में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि कैशियर के पास एक समय था बैंक में डिपॉजिट करने वालों की और विड्रॉल करने वालों की एक लंबी कतार खड़ी रहती थी और बहुत अधिक समय लगता था। तो ऐसी स्थिति में मैनेजर्स ने क्या करा, बैंक के बाहर ही, यहाँ जहाँ जहाँ हम समझ सकते हैं वहाँ एक ऐसी ATM मशीन लगाई जो पैसे डिपॉजिट भी कर सकती थी और विड्रॉल भी कर सकती थी। पहले क्या होता था, खाली विड्रॉल कर सकते थे, अब क्या कर दिया है, डिपॉजिट वाली मशीन भी लगा दी है। इसने क्या की, इन्होंने एक नई क्रिएटिविटी करी। इससे क्या होने लगा लोगों में, इससे लोगों की भीड़ बैंक में कम होने लगी। क्लियर? दूसरा, कैशियर के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो भी तो एक इंसानी बंदा है, कितनी बार पैसा गिनने में या देने में उससे भी मिस्टेक हो सकती थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या करा, एक इस तरीके की, आपको ध्यान हो तो रोडवेज बस में जाते हैं तो आप एक PO मशीन होती है जिसके अंदर जैसे ही ATM कार्ड स्वाइप करते हैं तो ऑलरेडी आपका विड्रॉल किया जा सकता है या पेमेंट किया जा सकता है। तो कैशियर के गिनने की समस्या कम हो गई। तो इट मीन्स आप जितनी अच्छी क्रिएटिविटी यूज़ करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में, उतना ही काम अच्छा होगा और आपके ग्रोथ होगी। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और साइंटिफिक मैनर। यहाँ पर कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती, वहाँ फिक्स साइंटिफिक रूल ही होते हैं। जैसे H2O प्लस मिलकर वाटर बनता है H2O। क्लियर? नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाउस टू कीप पेस विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, जबकि साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विथ टाइम। यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि कैश पासबुक मैनेज करने वाले बंदे को कोई काम है तो आप वो काम किसी और को भी दे सकते हैं, या आपको मैनेज करने का तरीका चेंज किया जा सकता है। आप इसके अंदर कोई और अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे, पहला फ्लेक्सिबल, दूसरा क्रिएटिविटी और तीसरा चेंज अप्लाई अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ऐसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल के मेन फीचर्स क्या हैं, उनमें ऐसी क्या खास बातें हैं कि हम मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ें सोचते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई क्यों किया जाता है, उसमें से क्या खास बातें हैं। तो अगर हम जनरली हम अपने आप को टटोलेंगे तो क्या चीज़ आती है हमारे दिमाग में, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम एक टॉपिक देखते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन।
हम अपने आप से पूछें, क्या मैनेजमेंट जो है सब जगह एप्लीकेबल होता है? जवाब ऑटोमेटिक क्या आता है? यस। क्योंकि अगर हम एक हाउस के अंदर देख लें, हाउस भी एक मैनेजमेंट के तरीके से ही चलता है कि मदर को सुबह खाना बनाना है, आपको रोज सुबह नहाना है। ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं आप ये काम बे टाइम करेंगे। खाना सुबह भी बनेगा, शाम को भी बनेगा, नाश्ता इस समय बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि नाश्ते के समय आप खाना खा रहे हैं, खाने के समय नाश्ता कर रहे हैं। तो ये एक आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल एप्लीकेशन है आपका, प्रॉपर हर जगह मैनेजमेंट चलता है। फिर है जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट हमें क्या देते हैं? एक जनरल गाइडलाइन देते हैं कि आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, बट वो परफेक्टली कभी रिजल्ट नहीं देगा। इसकी हम डिटेल और पढ़ेंगे, बट हमें मैनेजमेंट क्या देते हैं? एक गाइडलाइन देते हैं। फिर बात करते हैं इवॉल्यूटरी। ये चीज़ क्या होती है? मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं क्या ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, ये पूरा थॉरो करने के बाद ही बनते हैं। फिर फ्लेक्सिबल, जो कि अभी हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था। मैनली बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? बिहेवियर के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, ये अभी हमने प्रिंसिपल की डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था। और कॉन्टीजेंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या होते हैं आपके? कॉन्टीजेंट होते हैं। इट मीन्स साइंस का कॉन्टीजेंट क्यों कहा गया है? साइंस के अंदर हमें फिक्स पता है कि वाटर बनाने का फॉर्मूला H2O2 है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कोई फिक्स्ड नहीं है। वो सिचुएशन से सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेबल करना होगा। हर एक प्रिंसिपल आप कहीं भी ऐसे फिक्स नहीं कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन कैसी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल सेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल दूं, इसके अंदर नॉर्मली अभी का ही एक हम देखते हैं। ये एक स्कूल है। इस स्कूल के अंदर अभी आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। अब इस स्कूल के अंदर पहले अगर हम ये देखें, हर एक आपको पता है नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस चलती थी, ठीक है। अब यहाँ क्या होता था? हर एक के 4-4 सेक्शन चलते थे, नर्सरी, LKG, HKG से लेकर इतने। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब स्कूल चलता था, लगभग वहाँ 60 के स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी, ठीक। अब सिचुएशन क्या हो गई है? अब सिचुएशन है कि ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है, ठीक। ऐसी स्थिति में पहले तो क्या होता था? 4 सेक्शन थे तो हमें 4 टीचर की ज़रूरत थी। अब ऑनलाइन स्टडी हो गई है। ऐसी स्थिति में इन सब को ऑनलाइन ही जब पढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? एक ही टीचर उस काम को देख सकता है, क्योंकि पढ़ाना तो क्या है? अब ऑनलाइन पढ़ाना है। तो जहां डिवीजन ऑफ वर्क पहले 4 बंदों में बांटा गया था, अब एक ही टीचर को अलॉट कर दिया गया है। तो डिवीजन ऑफ वर्क स्थिति के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। जब हमारी ऑफलाइन स्टडी थी तब लोगों की ज़्यादा ज़रूरत थी, जब ऑनलाइन स्टडी हो गई तब टीचर्स की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। यहाँ ऐसा थोड़ी ना है कि H2O की और वाटर जब हम बना रहे हैं तो H हमने कम मिला दिया, O हमने ज़्यादा मिला दिया, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? नहीं। ये कैसी भी सिचुएशन होगी, इनकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा सेम ही रहेगी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। क्लियर? नाउ हम स्टेप बाय स्टेप इसकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं? परवेसिव भी कह सकते हैं। क्या मैनेजमेंट सब जगह एप्लीकेबल होता है? पहले ही हम जवाब दे चुके थे, यस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड नेचर। इट मीन्स कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कैसा भी टाइप हो, कैसा भी साइज हो, कैसी भी नेचर हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, ठीक है ना, वो वहाँ पर मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होगा। ओके। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल
न हो। Business as well as non-business, small as well as large public sector as well as private sector। हम इसके फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की नज़रिए से भी देख लें कि पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज अप्लाइड इन गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल, क्लब्स, एवरीवेयर। यहाँ आप एग्जाम्पल देके थोड़ा अपना क्वेश्चन इम्प्रेसिव कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम जनरल गाइडलाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन टू एक्शन बट दीज प्रिंसिपल डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम्स। यहाँ मैनेजमेंट हमें गाइडलाइन बता सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो उसका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं। एक ये चीज बताई जाती है कि डिवीजन ऑफ वर्क आप ऐसा कर सकते हैं, बट इस डिवीजन ऑफ वर्क में आपको ये कंप्लीट नहीं कहा जाएगा कि नहीं इससे आपके ऐसे परफेक्ट रिजल्ट आएंगे। टाइम टू टाइम आप उसके अंदर और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कंसिस्ट ऑफ गिविंग अ स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉय to settle down, but how much time period to be given, 6 month, 1 year, vary from company to company। यहाँ पर क्या होगा कि हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, अब किसी को कोई काम सीखने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 ईयर भी लग सकता है, या कोई काम हमने प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। हम परफेक्टली नहीं कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका इस समय में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो वरीज आएंगी ही आएंगी। ये सिर्फ हमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप अपना काम इतने समय में कर पाएंगे, बट नॉट अ परफेक्ट आंसर कि आपका काम इतने ही दिनों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन कुछ भी चेंज हो सकती है। माना एक कंपनी है जो टॉय बनाने का काम करती है, ओके, उनको एक मैनेजमेंट को ये पता है कि वर्कर्स की कैपेसिटी पता है कि एक वर्कर 10 टॉयज रोज बना लेता है, ठीक है। अब उस कंपनी के अंदर 10 वर्कर हैं, ठीक है, तो एक दिन के अंदर कितने टॉय बनेंगे? 100 टॉयज बनेंगे, ओके। अब आपके पास में 10,000 टॉय का ऑर्डर आता है, इसके लिए आपको मैनेजमेंट करना है। क्लियर? अगर नॉर्मली हम ये देखें कि 100 दिन के अंदर एक दिन में 100 टॉयज बन रहे हैं, तो इट मीन्स 100 डेज के अंदर 100 टॉयज बन जाएंगे आपके, ये आपका मैनेजमेंट कहता है। क्लियर? तो आप सामने वाले को क्या डीलिंग देते हैं 100 डेज के हिसाब से, 30 मंथ, 3 महीने, साथ में 90 डेज हो गया 10, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3.5 महीने बाद हम आपको माल की डिलीवरी दे देंगे। तो ये आपने कैपेसिटी के आधार पर एक गाइडलाइन के बेस पर आपने एज्यूम कर लिया कि 3.5 महीने तक के बाद हमारा सारा माल रेडी हो जाएगा। बट एक अच्छा मैनेजर अच्छी प्लानिंग के साथ चलता है, गाइडलाइन उसको पता चल गई, बट इस सिचुएशन के दौरान उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है रॉ मटेरियल में कुछ डिले हो जाए, हो सकता है कि किसी समय कोई वर्कर की शॉर्टेज हो जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हो सकता है वर्कर मेरे पास शॉर्ट हो सकते हैं, या और कोई स्थिति, फाइनेंस की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, 3.5 महीने के बजाय 4 महीने का वो टाइम ले लेता है कि कुछ भी होगा, मेरे पास 15 दिन एक्स्ट्रा है, मैं मैनेज करके इसकी डिलीवरी कर दूंगा, ठीक है ना। तो कोई फिक्स पीरियड टाइम नहीं है कि आप इतने में कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट सिचुएशन के हिसाब से एक डिसीजन लेता है कि उसको कितना टाइम पीरियड चाहिएगा। मे भी 4 महीने कहा हो तो 4.5 महीने भी लग सकते हैं बाद में, ठीक है। इवोल्यूशनरी एंड फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं इवोल्यूशनरी होते हैं, कि ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई आज एक चीज़ देखी और कल प्रिंसिपल बना दिया।
ऐसा नहीं होता है। बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बार बार उसके ऊपर अलग अलग तरह की रिसर्च की जाती है, तब जाके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनते हैं। प्रिंसिपल द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप एंड थॉरो रिसर्च वर्क। इसका बहुत हमें डीप नॉलेज चाहिए और साथ में थॉरो रिसर्च वर्क होगा तभी बन पाएंगे, ठीक है ना। दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, एक नाइट से नहीं बनते हैं। प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्ट बिफोर डेवलपिंग देम। प्रॉपर उनका ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्सपेरिमेंट चाहिए, तभी वो डेवलप हो पाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा है, दे इवोल्यूशनरी इन द नेचर। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, ये तभी बना है क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जहाँ वर्क का डिवीजन नहीं किया जा सकता। आप कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, कोई भी स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, हर जगह देखिएगा डिवीजन ऑफ वर्क आपको एप्लीकेबल नजर आएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशंस। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाइड हो जाते हैं। सम चेंज कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी इस प्रिंसिपल के अंदर अपनी कंडीशन के हिसाब से वो चेंज कर सकती है, फिक्स्ड नहीं रहते। दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग देम। ये मॉडिफाइड कौन करेगा, मैनेजर, क्योंकि मैनेजर ही तो मैनेजमेंट करता है। ओके फिर है आपके पास मैनली बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करना है। These principles insist on improving relationship between superior and subordinate and all the member of organization। यहाँ पर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिलेशन इम्प्रूव करेंगे किसके बीच, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में और जो भी इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटीरियल रिसोर्सेज। यहाँ पर वे रिलेशंस भी मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन आप देखते हैं। जैसे आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में कुछ डिसिप्लिन के रूल बनाए गए हैं। इट मीन्स 9 बजे एक बेल लग जाएगी, 9:15 तक प्रेयर होगी, इतने से इतने तरह के पीरियड होंगे। हर एक चीज़ डिसिप्लिन के अंदर फॉलो होती है। आप कभी भी तो लंच नहीं कर पाते ना, ये बात और है कि टीचर लेट आता है उस समय आप लंच कर लेते हैं, ठीक है ना। बट डिसिप्लिन क्या कहता है कि जब आपका लंच पीरियड होगा, लंच टाइम होगा, तभी आप लंच करेंगे। ओके उसके अलावा अगर आप रूम से बाहर जाते तो विदाउट परमिशन आप नहीं जाएंगे। तो ये सारी क्या है, डिसिप्लिन्स हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कोई ना कोई कारण होगा, उसका कोई ना कोई इफेक्ट होगा, तभी वो प्रिंसिपल बना होगा। बाकी बिना कॉज एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल नहीं बनते। इसके बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स दोज प्रिंसिपल टेल अस इफ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन सिचुएशन व्हाट माइट बी द इफेक्ट। अगर हमने कोई भी प्रिंसिपल वहाँ एप्लीकेबल करा है तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट ज़रूर आएगा। इट मीन्स अगर आपके डिवीज़न ऑफ वर्क आपने प्रॉपरली किया है ना, जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन वैसा वैसा आपने वर्क डिवीज़न किया है, तो आपके रिजल्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और यही चीज़ आपने नेगेटिव की है, इट मीन्स ये कह दें, एक चीज़ कह दें कि ये स्कूल है, इस स्कूल के अंदर अभी हम 12th क्लास का मैनेजमेंट देखते हैं। 12th के अंदर 3 टीचर की ज़रूरत है, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इको। अब आपने क्या करा कि इस टीचर को अकाउंट्स अच्छी आती थी, बट इसको क्या दे दिया आपने, बिजनेस। इसको बिजनेस अच्छी आती थी, इसको दे दिया आपने अकाउंट्स। और इको वाला चलो इको ही पढ़ा रहा है, ठीक है ना, या इको वाले को आपने क्या कह दिया, आप हिंदी इंग्लिश पढ़ा दीजिए, यूँ कर दें। अब यहाँ पर जो बच्चों के रिजल्ट आएंगे वो क्या अच्छे आएंगे, जब आप
नो, क्योंकि आपने डिवीज़न ऑफ वर्क जो करा है वो स्टाफ की क्वालिफिकेशन को देखकर नहीं किया है। क्लियर? तो हमारे रिजल्ट भी क्या आए? नेगेटिव आए। और यही चीज़ आप स्टाफ की क्वालिटी को देखकर करते, उसके अकॉर्डिंग आप इसका अप्लाई करते, तो इसके इफेक्ट क्या आते? पॉजिटिव आते। Although these principles cannot state perfectly absolute result because they are applied on the human being, but it help to knowing some idea about the effect. यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आपने जो बिजनेस वाले का जो टीचर लगाया है ना, वो आपको 100% रिजल्ट देगा, है ना। आप ये सोच सकते हैं कि ये बिजनेस स्टडी का मास्टर टीचर है तो ये रिजल्ट अच्छा दे सकता है, बट यहाँ पर आपको प्रिंसिपल ये नहीं कहेगा कि आपने जिस टीचर को लगाया है वो 100% ही रिजल्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, बच्चों की स्टडी पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर ही रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। जैसे एक टीचर, ये बिजनेस स्टडी का टीचर है और ये इधर स्टूडेंट है, इन दोनों में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है, ये दोनों आपस में बराबर मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बट 100% हो ये ज़रूरी नहीं, हो सकता है 90% रिजल्ट हो, ठीक है। लास्ट हम पढ़ते हैं कंटीजेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर कंटीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन ऑफ प्रिविलेजिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन। These application and effect depend upon the nature of organization. यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल जो हैं वो बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंडीशंस आती हैं या बिजनेस की जैसी नेचर है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते जाते हैं या उसके अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई करते हैं। These application of principle has been change in situation. इसके लिए हम कह सकते हैं टीम स्पिरिट। अगर आपने कोई मिलकर काम करने का लिया है और सभी इनके साथ सभी टीम में पॉजिटिव होकर वर्क कर रहे हैं तो बिजनेस क्या हो जाएगा? सक्सेस हो जाएगा। और यही टीम स्पिरिट की भावना ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फॉल डाउन होना शुरू हो सकती है। क्लियर? तो ये हमारे 7th है। एक बार पढ़ने के बाद हम इसको एक बार निगाह से देख लेते हैं ताकि ये पॉइंट आपको हाथों हाथ याद हो जाए। मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के फीचर क्या होते हैं? अब हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं ताकि कि प्रिंसिपल, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। वो एक हमें जनरली गाइडलाइन देते हैं, वो इवोल्यूशनरी के बेस पर बनते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, मैनली बिहेवियर, वो बिहेवियर के ऊपर चेंज होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, बिना कॉज एंड इफेक्ट के वो नहीं बनते हैं, और कॉन्टीजेंट होते हैं। आई होप आपको सातों ही प्रिंसिपल याद हो गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।